अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के अंदर आपको भलीकार कहते हैं। ये माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की पहली वीडियो है। इसके अंदर हम माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के थ्रू बेसिक्स चीज़ें सीखेंगे कि इसका बेसिक क्या है और इसका इस्तेमाल भी सीखेंगे। सबसे पहले आते हैं ये जो चीज़ सामने है, ये बॉक्स बने हुए हैं छोटे छोटे। इन बॉक्स को कहते हैं सेल। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल जो फेमस हुआ है वो इन सेल्स की वजह से हुआ है। और सबसे बड़ी बात ये है कि हर इसके अंदर ये देखें कितने सारे सेल्स हैं। हर एक सेल को अलहदा से एक नाम दिया गया है। ये जो सारे बॉक्स बने हुए हैं ये सेल्स हैं। हर सेल को अपना नाम दिया हुआ है, हर सेल का अलहदा से नाम है। उसके बाद ये जो ABC लिखा हुआ है, लिखी हुई है ऊपर से ABC, इसको कॉलम कहते हैं। ये चीज़ ऊपर से नीचे की तरफ कॉलम है और यहाँ से दाएं से बाएं की तरफ ये रो कहलाती है। और उसके बाद यानी कि ये जैसे मेरा कॉलम D है, D कॉलम के अंदर 4th रो के अंदर, ठीक है, यहाँ पे जो इंटरसेक्ट होता है वो कहलाता है D4 सेल, यानी कि ये सेल है, इसका नाम हुआ D4। अब इसी तरह C कॉलम में आऊँगा 4 रो के अंदर, तो उसके बाद यहाँ पे आऊँगा, ये कहलाएगा C4। और उसके बाद यहाँ पे अगर आप किसी भी कॉलम सेल पे क्लिक करें और यहाँ पे इस तरफ कॉर्नर में देखें, ये यहाँ पे नेम बॉक्स है। यहाँ पे ये हमें नेम बता रहा है कि N18 जो है इस सेल का नाम है। उसके बाद मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ और देखें यहाँ पे D1 के नाम से ये सेल शो हो गया और इसी तरह D5। तो ये हो गया सेल और रोज़ का इस्तेमाल। उसके बाद यहाँ पे जो ये चीज़ नीचे शो हो रही है इसे कहते हैं शीट, यानी कि ये एक शीट के अंदर ये जो कॉलम्स हैं ये इस तरह, ठीक है, आप यहाँ पे नीचे करते जाएंगे तो ठीक है, यहाँ से तो ये नीचे होती जाएगी और इस तरफ से आप यहाँ पे क्लिक करते जाएंगे। यहाँ से देखें ये Z तक ख़त्म हो गई। उसके बाद AA, AB, AC और AD इसी तरह ये चलती जाएगी। पहले जो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल थी उसके अंदर 2003 वाली, उसके अंदर 66 या 65 हज़ार के करीब इसकी लिमिट रखी गई थी। आई थिंक मुझे सही से याद नहीं, लेकिन मेरे हिसाब से यहाँ पे इसके अंदर ये जो अपडेट हुई है, यहाँ पे जो मैं यूज़ कर रहा हूँ ये माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 16 का फाइल है, ठीक है। इसके अंदर क्या हुआ है कि इन्होंने एक चीज़ अपडेट की है इसके अंदर, वो ये है कि ये आपके कंप्यूटर की मेमोरी के ऊपर डिपेंड करता है कि आपके कंप्यूटर के अंदर, PC के अंदर जो हार्ड ड्राइव है उसके अंदर कितनी मेमोरी फ्री है, ये उसके ऊपर डिपेंड करता है। और यहाँ पे आप अगर इसे देखें, मैं कितने ज़ीरो लगा रहा हूँ, ठीक है, तो इसी तरह आप इसे जंप कर सकते हैं। यहाँ पे अगर मैं 1 लाख लिखता हूँ तो ये देखें 1 लाख पे जंप कर लेता है, यहाँ पे ये देखें, ठीक है। इसी तरह अगर मुझे वापस जाना है तो मैं यहाँ पे A1 लिखूँगा और एंटर हिट करूँगा तो ये मुझे वापस लेके आएगा। ये हो गया सेल। उसके बाद यहाँ पे जो ये शीट है ये शीट के अंदर थे, यहाँ से ये प्लस बटन आ रहा है, आप यहाँ से शीट क्रिएट कर सकते हैं। यहाँ पे देखें शीट 1, शीट 2, शीट 3। अब आप इस शीट को यहाँ से यहाँ मूव कर सकते हैं, इस शीट को रीनेम कर सकते हैं। यहाँ पे ये जो लिखा हुआ है शीट 1, इससे आप चेंज कर सकते हैं। उसके बाद इसकी कॉपी बना सकते हैं। जैसे मैं फर्स्ट कॉपी बना रहा हूँ तो इस पर राइट क्लिक करूँगा और यहाँ पे देखिए मूव और कॉपी का ऑप्शन हो रहा है, तो इसे सिलेक्ट करूँगा। यहाँ पे एक चेक मार्क है क्रिएट ए कॉपी, यहाँ पे चेक मार्क करूँगा और ओके करूँगा। देखें यहाँ पे शीट 1 और यहाँ पे शीट 1 और ब्रैकेट्स के अंदर शीट 2 यानी कि 2 का ऑप्शन है।
अब इसे मैं रीनेम कर रहा हूँ, तो यहाँ से आगे इसे रीनेम पे क्लिक करूँगा और यहाँ से इसका नेम चेंज करूँगा। मैं इसे नेम देता हूँ अपने चैनल का लर्नर्स पॉइंट। ये मेरा यूट्यूब चैनल है, आप यहाँ पे मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। उसके बाद मैं इसे मूव करूँगा, शीट 3 के बाद रखना चाहता हूँ। तो सबसे एक तरीका तो ये यहाँ पे मूव और कॉपी पे आए और इसे शीट 3 के ऊपर क्लिक करें, ओके करें, ठीक है, ये यहाँ पे आ गई। और अगर आप दूसरा तरीका ये इसके ऊपर एरो लाएं और अपने माउस से लेफ़्ट क्लिक करें और इसे ड्रैग करें, ठीक है, ये देखें इस तरह ये शीट मूव होती है। और यहाँ से आप प्लस के साइन पे शीट न्यू क्रिएट कर सकते हैं, यहाँ पे आके डिलीट शीट कर सकते हैं और यहाँ पे आके इंसर्ट ब्लैंक कह रहा हूँ, सॉरी, वर्कशीट, और ओके करेंगे तो आपको यहाँ पे वर्कशीट मिलेगी, ठीक है। सेम मैं इसे रीनेम करता हूँ और 5 की जगह पे मैं 1 लगाता हूँ और ओके करता हूँ। ये हो गई शीट। उसके बाद यहाँ पे देखें ये, ठीक है, जूम का ऑप्शन हो रहा है। ये जूम करने से देखें ये जो सेल्स हैं बड़े हो गए। इसका मतलब ये हुआ कि ये इससे आप अपने LCD या मॉनिटर जो भी आपके पास, उसकी स्क्रीन के ऊपर ये जो डाटा है आप ठीक से शो कर सकते हैं, यानी कि देख सकते हैं। ये इसकी नॉर्मल जूम यहाँ पे है। अगर आप काम कर रहे हैं, इसके अंदर आपको वर्ड्स समझ नहीं आ रहे, तो आप यहाँ से इसे जूम करके बड़ा करके देख सकते हैं, ठीक है। और एक और बात, ये जो चीज़ आप जूम कर रहे हैं यहाँ पे, जैसे सेल बड़े हो गए, तो ये जो सेल्स हैं प्रिंट आउट नहीं होंगे, यानी कि इतने बड़े प्रिंट आउट नहीं होंगे। जो नॉर्मल इनकी जूम है यहाँ पे, ये इस तरह से शो होंगे, आपके पेज पे प्रिंट आउट होंगे। ये आपके आंखों के लिए सेटअप है, ठीक है। उसके बाद हम यहाँ पे एक सेल पे आते हैं और इसके ऊपर मैं कुछ लिखना टाइप करता हूँ, यानी कि इसके अंदर डाटा ऐड करता हूँ, 1 2 3 4 5 6। तो इसका ये देखें, इसके अंदर इंसर्शन पॉइंट, यानी कि ये जो चीज़ ब्लैंक हो रही है, एक लकीर, इसको कर्सर भी कहते हैं और इंसर्शन पॉइंट भी, ये इसके अंदर हिट हो रही है। अब मुझे यहाँ पे देखें ये बटन मिल रहा है, इसे इंटर, यानी कि इंटर करूँगा तो ये जो चीज़ मैंने की है ये इसे सेव करेगा, और एक्स पे लगाऊंगा तो ये ख़त्म करेगा। मैं इसे इंटर करता हूँ, ठीक है। तो ये देखें वो चीज़ ख़त्म हो गई। अब इसके ऊपर मैं क्लिक करता हूँ और सेम इसके अंदर में अगर अल्फ़ाबेटिकल नेम्स रखूँगा तो वो भी होंगे, ठीक है। और इसी तरह इंटर करता हूँ तो ये देखें, ठीक है। आप इसमें कॉम्बिनेशन यूज़ कर सकते हैं, जैसे रहीम 1 2 3 एंड ओके, ठीक है। तो ये देखें इस तरह। अब मैं इसे, अगर आप ये चीज़ सेल क्लियर करना चाहते हैं तो इसे इसके ऊपर राइट क्लिक करें, ठीक है। यहाँ पे देखें क्लियर आ रहा है, तो इसे क्लिक करेंगे तो ये जो सेल के अंदर जो भी डाटा होगी वो उसे ख़त्म कर देगा। या सेल के ऊपर क्लिक करें और अपने कीबोर्ड से डिलीट बटन प्रेस करें, चीज़ ख़त्म हो जाएगी। उसके बाद यहाँ पे मैं एक और चीज़ लिखता हूँ, जैसे रहीम। अब मैं जैसे टैब की को हिट करूँगा तो मैं ए कॉलम से बी कॉलम में चला जाऊँगा, और अगर मैं चाहता हूँ कि 2 रो से मैं 3 रो में आ जाऊँ, यानी कि दूसरी रो में मैं डाटा एंटर कर रहा हूँ, अब तीसरी में आना है तो मैं अपने कीबोर्ड से एंटर प्रेस करूँगा, नीचे चला जाऊँगा और यहाँ पे डबल क्लिक करके इसके, ये देखें यहाँ पे आप डबल क्लिक करेंगे तो इसके अंदर डाटा एंटर होगी, और टैब करेंगे, टैब बटन प्रेस करेंगे अपने कीबोर्ड से, आपकी रो चेंज होगी, ठीक है। तो ये टैब और एंटर का कॉम्बिनेशन है। एक और चीज़, जैसे यहाँ पे मैं कुछ टाइप कर रहा हूँ तो वो यहाँ पे शो हो रहा है, और देखें यहाँ पे दिख रहा है,
ठीक है। तो ये जो यहाँ पे क्लिक कर रहा हूँ तो यहाँ खाली शो हो रहा है, यानी कि इसके अंदर कोई चीज़ नहीं है। और यहाँ पे आ रहा हूँ तो ये देखिए जो सेल के अंदर है वो वहाँ पे शो हो रहा है। इसे कहते हैं फार्मूला बार, ठीक है। तो इसके बारे में हम आगे बात करेंगे। अब यहाँ पे मुझे जैसे 1 2 3 4 के बाद ये जो 5 है 5 ख़त्म करना है। यहाँ पे आके मैं 5 के साइड में आके डबल क्लिक करूँगा, देखिए तो ये मेरी इंसर्शन पॉइंट उसके अंदर हो गई। और इसे बैक स्पेस के साथ ख़त्म करूँगा तो ये यहाँ से भी ख़त्म हो गई। और इसे एंटर करूँगा तो ये वहीं पे रहेगा। इसका ये डिफरेंस है कि आप कीबोर्ड से एंटर करेंगे, नीचे चले जाएंगे, टैप करेंगे, आगे चले जाएंगे, और यहाँ से करेंगे तो वहीं पे रहेंगे। अगर इसके अलावा यहाँ पे जैसे मैं ऐड करता हूँ, ठीक है, और जिस सेल के ऊपर ऐड करता हूँ वहाँ पे चला जाऊँगा, ठीक है। तो ये डिफरेंस है इंटर, टैब और माउस के क्लिक और ये इस सेंटर का। उसके बाद मुझे ये चीज़ एडिटिंग करनी है। इसके अंदर में जो ये गैप रखा हुआ है, यानी कि 1 2 3 4 6, इस 5 के गैप को मैं ख़त्म करना चाह रहा हूँ। तो यहाँ पे आके मैं जस्ट फार्मूला इस सेल पे क्लिक करूँगा और फार्मूला बार में आके वहाँ पे जस्ट सिंगल क्लिक करूँगा और डेटा ऐड करूँगा तो यहाँ पे आ जाएगी। और एंटर करूँगा तो ये चीज़ हो जाएगी। अब मुझे इसके अंदर एक सिंपल चीज़ करनी है, कैलकुलेशन। जैसे यहाँ पे मैं ऐड करता हूँ 2 3 4 1 और यहाँ पे आता हूँ। अब मैं चाहता हूँ कि ये जो 2 और 3 5 5 और 4 9 और 1 हो गए 10। यहाँ पे मैं चाहता हूँ यहाँ कि इन सब का टोटल यहाँ पे मिले। तो यहाँ पे मैं इस तरह 10 लिख सकता हूँ। लेकिन अब यहाँ पे क्या हुआ, मैंने ये चीज़ खुद ही करी है, यानी कि खुद की है। और यहाँ पे अगर मैं 5 करता हूँ तो यहाँ पे मुझे 11 खुद करना है। लेकिन माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के अंदर हम इसको ऑटो कैलकुलेशन कर सकते हैं, यानी कि इसमें एक फार्मूला ऐड करेंगे और वो फार्मूला हमें ये चीज़ कैलकुलेट करके देगा, काउंट करके देगा कि यहाँ पे आपका टोटल इतना हुआ। उसके लिए हम क्या करेंगे, इसको ई सेल से डेटा डिलीट करते हैं और ये इज इक्वल यानी कि ये जो बराबर की निशानी होती है साइन, ये ऐड करेंगे और 2 प्लस की निशानी, 3 प्लस 4 प्लस 1 और एंटर करेंगे तो यहाँ पे हो गया 10। ये देखें। अब फार्मूला बार जो इसे कहते हैं वो अभी हम उस पर बात कर रहे हैं। देखें, जैसे मैं A1 सेल पे क्लिक कर रहा हूँ तो उसके अंदर जो डेटा है 2, यहाँ पे 2 शो हो रहे हैं। B1 के अंदर 3 है तो यहाँ पे 3 शो हो रहा है। C1 के अंदर 4 है, 4 का डिजिट है तो यहाँ पे 4, और यहाँ पे D1 के अंदर 1 लिखा हुआ है तो यहाँ पे 1। अब यहाँ पे शो हो रहा है 10 का नंबर, लेकिन जैसे मैं इसके ऊपर क्लिक करूँगा तो फार्मूला बार में बता रहा है इज इक्वल 2 + 3 + 4 + 1, यानी कि इसके अंदर जो हमने फार्मूला इंटर किया हुआ है वो यहाँ पे शो होता है, इसलिए इसको फार्मूला बार कहते हैं। यहाँ से हम फार्मूला एडिट भी कर सकते हैं। अब ये फार्मूला जो मैंने यहाँ पे लगाया हुआ है ये गलत है। ये इसलिए गलत है, जिससे मैं ये 4 को 10 में चेंज करता हूँ तो देखें मेरे यहाँ पे वही 10 है, यानी कि चेंज नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ कि यहाँ पे मैंने ये सेल के अंदर जो डाटा रखी हुई है वो यहाँ पे मैंने प्लस की है, यानी कि कैलकुलेशन की है। इसको चेंज, फिर अब यहाँ पे मैंने 10 चेंज किया तो यहाँ पे आके यानी कि मैं ये 4 की साइड पे क्लिक करूँगा और यहाँ पे 10 ऐड करूँगा, यहाँ पे मेरा ये चेंज हो जाएगा 16। अब मैं चाहता हूँ कि जैसे ये मैं सेल के अंदर डेटा एंटर करूँ, जो कुछ भी करूँ तो यहाँ पे वो खुद ही ऑटोमेटिक कैलकुलेशन होती जाए। तो उसके लिए मुझे क्या करना होगा, मैं एक फार्मूला टाइप करूँगा और उसके अंदर सेल को रेफर करूँगा, यानी कि ये जो A1 सेल है, A1 B1
C1 और D1, इस सेल जो है मैं रेफ़र करूँगा इसको। तो ये आया इस सेल के अंदर, जो भी डेटा हो आप उस पर अमल करें, कैलकुलेट करें। उसके लिए मैं क्या करूँगा, इज इक्वल बराबर की साइन A1 आप खुद से टाइप कर सकते हैं, फिर प्लस आप क्लिक कर सकते हैं, ठीक है, प्लस क्लिक कर सकते हैं, प्लस खुद से टाइप कर सकते हैं। खुद से टाइप कम क्या करें, क्योंकि गलती हो सकती है। खुद से जो आप टाइप करेंगे तो यहाँ पे आप जैसे D1 की बजाय मैं D5 कर रहा हूँ, तो ये देखें ये सेल यहाँ पे सिलेक्ट हो रहा है, वहाँ पे नहीं। तो इस तरह गलती हो सकती है टाइप करने से, और जो हमारा कैलकुलेशन होगी वो गलत आ सकता है, कैलकुलेशन गलत हो जाएगी। उसके लिए हम क्लिक करें, क्लिक से गलती नहीं होती, और फिर एंटर करें, ठीक है। यहाँ पे मुझे 10 आ गया। इसी तरह ये यहाँ पे देखें फार्मूला E इज इक्वल A1 प्लस B1 प्लस C1 प्लस D1। अब इसने क्या किया, इस सेल को हाईलाइट किया हुआ है, और इस सेल के अंदर जो भी डेटा चेंज होगी यहाँ पे वो ऑटोमेटिक उसकी कैलकुलेशन करेगा। मिसाल के तौर पे मैं यहाँ पे 14 कर देता हूँ, तो यहाँ पे 20 कर रहा है, और यहाँ पे मैं 21 कर रहा हूँ, यहाँ पे देखें 40 कर रहा है, ठीक है। इसी तरह 1 और फिर 4, ये वापस 10 पे आ गया। ये ऑटोमेटिक कैलकुलेशन कर रहा है। उसके बाद आप इसकी एवरेज निकाल सकते हैं। एवरेज मतलब कि इस चारों को, ये जो टोटल है इसको इस चारों से डिवाइड करें, उसे एवरेज कहते हैं। जैसे मैं इज इक्वल AV टाइप कर रहा हूँ, तो यहाँ पे मुझे खुद ही लिख के आ रहा है एवरेज। इसे मैं डबल क्लिक करूँगा, चीज़ों को हाईलाइट करूँगा, यानी कि यहाँ इस सेल के ऊपर आके माउस से लेफ़्ट क्लिक देखें, और इसे पकड़े रखें और ड्रैग करें इस तरफ, ये यहाँ पे आ गया, ठीक है। और ब्रैकेट शिफ्ट 0 कीबोर्ड से टाइप करें तो ये ब्रैकेट क्लोज्ड हो गई, और अपने कीबोर्ड से एंटर करें तो ये इसकी शो हो गई एवरेज। आप इसके अंदर माइनस कर सकते हैं, जैसे 3 - 4 जवाब आएगा -1। आप मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं इसके अंदर, जैसे 3 इज इक्वल 3 मल्टीप्लाई 4, ठीक है। यहाँ पे देखें ये जो साइन है, इस साइन को कहते हैं मल्टीप्लाई, ठीक है। ये कंप्यूटर इसको मल्टीप्लाई का ऑप्शन समझता है, ये साइन को। और C, ठीक है, 3 मल्टीप्लाई 4 से, 3 को 4 से मल्टीप्लाई करें, 3 4 इज द 12, ठीक है, 12। आप इसके बाद इसे डिवाइड कर सकते हैं, जैसे ये 4, ठीक है। हम यहाँ पे आते हैं, इज इक्वल क्लिक करते हैं 4 और डिवाइड्स, ये जो स्लैश है ये वाली चीज़, ठीक है, इसे डिवाइड कहते हैं। 3 के साथ करें और एंटर करें तो ये हमें डिवाइड करके देता है, ठीक है। यहाँ पे हमने जोड़ किया, यहाँ पे हमने एडिशन, यहाँ पे सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन यहाँ पे किया, और यहाँ पे एवरेज। अब मैं एक और चीज़ समझाऊंगा, और इस वीडियो को एक दो चीज़ समझा के इस वीडियो को ख़त्म करूंगा। अब मैं इसके अंदर यहाँ पे आके ये डेटा डिलीट करता हूँ, हाईलाइट करूँ और कीबोर्ड से डिलीट बटन हिट करें तो ये डिलीट हो जाती है डेटा। अब मैं यहाँ पे एक चीज़ बताऊंगा, जैसे ये मैथ का रूल है, ठीक है। पहले मैं इस पे आता हूँ और यहाँ पे, ठीक है, मैं करता हूँ मल्टीप्लिकेशन, और जैसे अब मैं कर रहा हूँ
3 और 2 प्लस करूँगा तो आएगा 5। 5 को 4 के साथ अगर मैं मल्टीप्लाई करता हूँ तो मेरा जवाब आएगा 20, और उसके 20 को 1 के साथ एडिशन करता हूँ तो जवाब आएगा 21। लेकिन यहाँ पे मैं ओके करता हूँ, इंटर करता हूँ, और यहाँ पे जवाब आ रहा है 15। तो ये गलत क्यों हो रहा है, यहाँ पे एक सवाल है। तो ये जो फार्मूला, एक फार्मूला होता है मैथमेटिक्स के अंदर, उसे कहते हैं बॉडेमास। अब ये जो बॉडेमास है, बी से ब्रैकेट होते हैं, ओ से ऑफ, ठीक है, यानी कि मल्टीप्लिकेशन, और इसके साथ डिवाइड, इसके साथ मल्टीप्लिकेशन, एम के साथ, ए के साथ एडिशन, और एस के साथ सब्सट्रैक्शन यानी कि माइनस का हिसाब। ओके, तो ये जो चीज़ जब हमें अपने बुक्स में यानी कि मिलती है कि आप एक ही चीज़ के अंदर ये सभी चीज़ें करने को मिलती हैं, तो उसके लिए एक कायदा होता है, हम उस कायदे को फॉलो करते हैं। वो कायदा ये होता है कि सबसे पहले ब्रैकेट करें, फिर ये जो ऑफ आ रहा है इसे, ठीक है, हल करें, फिर डिवाइड करें, मल्टीप्लिकेशन करें, एडिशन, और लास्ट में सब्सट्रैक्शन करें। तो यहाँ पे ये क्या कर रहा है कि यहाँ से ब्रैकेट नहीं है, ऑफ भी नहीं है, डिवाइड भी नहीं है, तो ये सबसे पहले मल्टीप्लिकेशन कर रहा है, ठीक है, और उसके बाद ये एडिशन कर रहा है। अब हमने क्या करना है, इसे ब्रैकेट्स बतानी है कि जैसे यहाँ पे ब्रैकेट और एंटर करता हूँ, ये देखिए अभी सही हो गया। अब ये क्या कर रहा है कि 2 और 3 को पहले ब्रैकेट्स के अंदर सॉल्व कर रहा है, यानी कि 5 5 4 इज द 20, और उसके अंदर प्लस ऐड कर रहा है। तो ये हो गया फार्मूले का इस्तेमाल। तो ये ब्रैकेट्स का इस्तेमाल होता है। अगर आप इसको मैं यहाँ पे ब्रैकेट्स दे रहा हूँ तो देखें अब ये मेरा आंसर क्या आता है, 25। ये चेंज हो गया, यानी कि पहले क्या कर रहा है, 3 2 को 5, फिर 4 1 5, और उसके बाद इसको ऐड कर रहा है, ठीक है, मल्टीप्लिकेशन कर रहा है। अब यहाँ से मैं ये ब्रैकेट्स ख़त्म कर देता हूँ, यानी कि ये वाली। तो अब ये क्या करेगा, सबसे पहले करेगा C1 + D1, उसके बाद एडिशन, फिर करेगा ये वाले, ठीक है, मल्टीप्लिकेशन, उसके बाद एडिशन, तो जवाब 17। यानी कि एक ही चीज़ को आप सही से इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, तो देखें आंसर्स कितने सारे आ रहे हैं। इससे ठीक ब्रैकेट्स का सही से इस्तेमाल समझ लें। आप मेरे साथ प्रैक्टिस भी कर सकते हैं वीडियो को पॉज करके, ठीक है। इन चीज़ों को मैं ख़त्म कर देता हूँ। अब चीज़ों को सेव करना है, यानी कि ये बेसिक चीज़ें, आप चीज़ों को सेव कर सकते हैं अपने यहाँ से, फाइल से आके सेव पे क्लिक करेंगे, ठीक है, और यहाँ पे हमने ये क्विक एक्सेस के अंदर बटन मिल रहा है सेव, यहाँ पे क्लिक करेंगे और कीबोर्ड से Ctrl+S करेंगे तो ये फाइल सेव होगा। उसके बाद यहाँ पे देखें कुछ बटन शो हो रहे हैं, इसको कहते हैं क्विक एक्सेस बटन, ठीक है। यहाँ पे मैंने कुछ बटन सेट किए हुए हैं। अगर आप इनको मॉडिफाई करना चाह रहे हैं, इनको कस्टमाइज़ करना चाह रहे हैं, तो यहाँ पे ये बटन आ रहा है, इसे कहते हैं ड्रॉप डाउन बटन। इसे आप क्लिक करें तो यहाँ पे ये न्यू का बटन यहाँ पे शो हो गया, इसे आप क्लिक करेंगे तो शीट न्यू हो जाएगी, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आए, आप बटन ख़त्म कर सकते हैं। यहाँ से जो भी बटन यहाँ पे आप रखना चाहते हैं, जिसका इस्तेमाल आप ज़्यादा करते हैं, तो वो यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। और अगर आपको मज़ीद बटन्स चाहिए तो यहाँ पे आएँ, इस जगह पे मोर कमांड्स के ऊपर क्लिक करें और यहाँ पे पॉपुलर कमांड्स बता रहा है। ये सारे पॉपुलर कमांड्स कॉमन्स हैं जो यहाँ पे ऐड होते हैं, ठीक है। आप इस पे आके ड्रॉप डाउन बटन पे और यहाँ से ऑल कमांड्स कर सकते हैं,
ठीक है, ये देखें ये सारे कमांड्स जो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के अंदर यूज़ होते हैं वो यहाँ पे आ गए। किसी भी कमांड पे क्लिक करें और यहाँ से ऐड करें, वो कमांड यहाँ पे आ जाएगी। ओके करें, ये बटन आ गया यहाँ पे। उसी तरह वापस आएँ, ठीक है, यहाँ पे मोर कमांड्स पे क्लिक करें और यहाँ से रिमूव करें, ओके करें, यहाँ से ख़त्म हो जाएगा। सेम उसी तरह ये जो होम है, देखें इस पे मैंने डबल क्लिक की तो ये चीज़ें नीचे से गायब हो गए, क्लिक किया ये आ गए। तो ये जो चीज़ें हैं यहाँ पे इनको रिबन्स कहते हैं। एक और चीज़ यहाँ पे देखें लाइन शो हो रही है, यहाँ पे एक नाम दिया हुआ है क्लिपबोर्ड, यहाँ पे लाइन शो हो रही है, यहाँ पे नाम दिया हुआ है फॉन्ट, यहाँ पे लाइन शो हो रही है, यहाँ पे नाम दिया हुआ है अलाइनमेंट। ये जो लाइंस के बीच के अंदर जो बटन्स यूज़ हो रहे हैं, यानी कि इनको ग्रुप्स कहते हैं। ये एक ग्रुप है, ये दूसरा ग्रुप, ये तीसरा ग्रुप, ये चौथा, ये पांचवा, छठा और यहाँ पे 7 ग्रुप ऐड किए हुए हैं, ठीक है। तो ये ग्रुप्स हैं। अब जैसे यहाँ पे मैंने डबल क्लिक किया था इस होम के बटन पे, ठीक है, ये टैब कहलाता है और ये जो चीज़ें रिबन। अब यहाँ पे मैंने जस्ट 1 क्लिक किया था तो ये शो हो रही हैं। अब यहाँ पे मैं क्लिक अवे करूँगा तो ये गायब हो जाएंगे। तो इनको वापस लाने के लिए क्या करें, यहाँ पे किसी भी एक पे डबल क्लिक करें तो ये चीज़ें आप क्लिक अवे करेंगे तो वो रहेंगी। उसके बाद आप यहाँ पे आएँ कस्टमाइज और मोर कमांड्स। अब यहाँ पे एक बटन मिल रहा है कस्टमाइज रिबन, यहाँ पे आएंगे तो देखेंगे यहाँ पे मैंने अपने चैनल के नाम से यहाँ पे एक टैब क्रिएट किया हुआ है जिसका नाम मैंने रखा हुआ है लर्नर्स पॉइंट। इसे चेक मार्क लगाऊंगा, यहाँ से ओके करूँगा तो ये यहाँ पे लर्नर्स पॉइंट आ गया। इसके अंदर मैंने 2 ग्रुप्स रखे हुए हैं यहाँ पे, जैसे एक फॉन्ट स्टाइल, दूसरा माय यूज कमांड्स। अब यहाँ पे मैं तीसरा ग्रुप ऐड करना चाह रहा हूँ, ठीक है। मैं उसके लिए यहाँ पे आऊँगा कस्टमाइज मोर कमांड्स, फिर कस्टमाइज रिबन्स और यहाँ पे आऊँगा मैं। यहाँ पे न्यू ग्रुप, देखें न्यू टैब बनाना है, न्यू टैब पे क्लिक करें, नाम दें, ठीक है, टैब आ जाएगा। यहाँ पे रिमूव पे क्लिक करें, रिमूव टैब करें, टैब ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। ग्रुप ऐड करना है, यहाँ पे ग्रुप ऐड करें, न्यू ग्रुप, देखें, ठीक है, ये ग्रुप हो गया। ग्रुप को रीनेम करना है, क्लिक करें, रीनेम करें, नाम दें, ठीक है, न्यू ग्रुप 1, ओके, ठीक है। ग्रुप पे क्लिक करें, यहाँ पे ऑप्शन है ऐड करे जाएं, ठीक है, करें इसके अंदर और सेव करें। अब देखें जैसे मैंने सेव किया, मुझे यहाँ पे पहला ग्रुप, दूसरा ग्रुप, ये तीसरा आ गया। अब मुझे ये टैब यहाँ से हाइड करना है, यहाँ पे आऊँगा मोर कमांड्स, वापस कस्टमाइज रिबन, लर्नर्स पॉइंट, ठीक है। इस टैब के ऊपर चेक मार्क हटा दूंगा और ओके करूँगा, ये ख़त्म हो जाएगा। अगर आपके पास दूसरा पीसी है, मिसाल के तौर पे आप घर के डेस्कटॉप पीसी पे ये काम कर रहे हैं और आप चाह रहे हैं यही सेटिंग आपके लैपटॉप में हो, तो यहाँ से इस सेटिंग को यहाँ पे आके आप एक्सपोर्ट ऑल कस्टमाइजेशन करें। फिर अपने वो जो फाइल है उस एक फ़ाइल सेव होगा, उस फाइल को आप अपने लैपटॉप में रखें और यहाँ पे उसी फाइल कंप्यूटर लैपटॉप की माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में आए, यहाँ से इंपोर्ट कस्टमाइजेशन ओके करें। यहाँ पे आप यही सारी सेटिंग अपने डेस्कटॉप पीसी से आप लैपटॉप पीसी में ऐड कर सकते हैं। तो ये वीडियो मैं यहीं पे ख़त्म करता हूँ। थैंक्स फॉर वाचिंग, अल्लाह हाफिज़।